चलिए, तो क्वालिटेटिव टेस्ट कंप्लीट हुआ, डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट। अब नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव टेस्ट। क्वालिटेटिव में अपन ने देखा डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट, कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है उसको कैसे विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट रिएक्शन और डिटेक्शन टेस्ट कैसे उसको पहचाना जाएगा। अब ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, मतलब क्वांटिटी टेस्ट, मतलब परसेंटेज ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड, मतलब पता चल गया कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है। अब उसके बाद कौन कौन से एलिमेंट कितने अमाउंट में प्रेजेंट है उसका एस्टिमेशन निकालना है अपने को, उसको कहते हैं क्वांटिटी टेस्ट एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में सबसे पहला जो हम देखेंगे वो है लिग-बिग मेथड। लिग-बिग मेथड में हम देखते हैं कार्बन एंड हाइड्रोजन का क्वांटिटेटिव एनालिसिस, यानी परसेंटेज ऑफ कार्बन परसेंटेज एंड परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, कि हाइड्रोजन कितना अमाउंट में प्रेजेंट है और कार्बन कितना अमाउंट में प्रेजेंट है। ये लिग-बिग मेथड में क्या होता है, एक थिक ग्लास ट्यूब ली जाती है, एक इंस्ट्रूमेंट है ये, ओके। यहां पर से फ्रेश ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए एक चैम्बर होता है O2 फ्रेश, ताकि हमको कंपाउंड को जलाना है, बर्न करना है, ठीक है। तो यहां पर एक क्रूसिबल में एक टफ डिश होती है, उसमें ये कंपाउंड लिया जाता है जो अपने को चेक करना है। ये है ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया जाएगा m ग्राम्स। कितना लिया जाएगा ये m ग्राम्स। ये m ग्राम कंपाउंड यहां पर रहेगा और यहां पर कॉपर गॉज लगी हुई होती है। कॉपर गॉज एक जाली, फाइन बहुत छोटी जाली, जिसमें से वो बहुत सारे गैसेस को फिल्टर कर सकती है और पार्टिकल को, इंप्योरिटीज को फिल्टर कर सकता है, वो है कॉपर गॉज। क्या है यहाँ पर, कॉपर गॉज। उसके बाद कुछ कॉपर प्लेट्स भी होते लगे हुए यहाँ पर फिल्ट्रेशन के लिए, ओके। और डिफरेंट फिल्टर्स यहाँ पर बनाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद इस ग्लास ट्यूब को एक यू शेप ट्यूब से कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। ये ट्यूब सेपरेट होते हैं, इनको पहले अलग अलग करके इनका वेट कर लिया जाता है बिफोर द एक्सपेरिमेंट। फिर वो ट्यूब को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया जाएगा उसका वेट लेने के बाद में, ठीक है। ये एक यू शेप ट्यूब होती है, ओके। ये इसका यहाँ पर एक कनेक्शन है, ये दूसरा कनेक्शन यहाँ पर था, और ये ट्यूब को यहाँ पर समझो जोड़ दिया गया, ठीक है। इसमें लिया जाएगा कैल्शियम, इसमें KOH ले लेते हैं हम, आप आगे पीछे कर सकते हैं इसको, नो प्रॉब्लम, ठीक है। KOH इसमें लिया गया है। हाँ, लेट आने वाले पीछे आराम से खड़े हो जाओ, ठीक है। दूसरा ट्यूब, एक सेकेंड ट्यूब इससे कनेक्ट किया जाएगा यहाँ पर, थोड़ा मैं इसको इधर लिख देता हूं, ओके, KOH। फिर ये यहाँ पर इस ट्यूब को कनेक्ट किया गया सेकेंड ट्यूब, ये सेकेंड ट्यूब का एग्जिट है यहाँ पर, यानी कनेक्शन जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है, ओके। और यहाँ पर इसको इस तरह से जोड़ दिया गया है, इसमें लिया गया है कैल्शियम क्लोराइड, ओके। और यहाँ पर से ये है एग्जिट। चलिए, अगर इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो आप बेसिक रिएक्शन एक याद रखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंबशन करने पर जो मेन रिएक्शन होती है, फॉर एग्जांपल अगर किसी में हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट है, एग्जांपल मैं मीथेन लेता हूं आपको समझने के लिए। अगर मीथेन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर पर जलाया जाए तो इसको कहा जाता है कंबशन। क्या बोलते हैं इसको, कंबशन रिएक्शन के बारे में आपने सुना होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन कंबशन प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड। अंदर जितना कार्बन रहेगा पूरा का पूरा बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ एक ही कार्बन है इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड एक बना है। और जितना हाइड्रोजन है उसका हाफ बनता है वाटर। जैसे 4 हाइड्रोजन है तो वाटर कितना बनेगा, 2H2O। लास्ट में ऑक्सीजन बैलेंस किया जाता है, जैसे यहाँ पर ये 2 ऑक्सीजन है और ये 2, कितना हो गया 4, तो इसलिए बैलेंस करने के लिए 2 लगाना पड़ेगा, 2 2 जा 4, रिएक्शन बैलेंस। अभी अपने को मेन रिएक्शन पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है, अपने को देखना है कि कंबशन करने पर कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है एंड वाटर। जो वाटर रहेगा तो KOH में एबिलिटी है कि वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वाटर इसमें एब्जॉर्ब होगा। ये यहां से पास हुए थे दोनों भी, मतलब CO2 भी गया था एंड H2O भी गया था।
लेकिन यहां पर आने के बाद कौन एब्जॉर्ब हो गया? H2O, क्योंकि KOH की एबिलिटी है कि वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है, उसने वाटर पूरा एब्जॉर्ब कर लिया। मतलब अब यहां से ट्रांसफर कौन होने वाला है? ओनली कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम क्लोराइड की यहां पर एबिलिटी है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर सकता है और रिमेनिंग गैसेस यहां से पास हो जाएंगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड फंस गया यहां पर, वाटर फंस गया यहां पर। समझा आपको? अब पूरा रिएक्शन कंप्लीटली इसको बर्न करने के बाद पूरा जल जाएगा। ये जब कंप्लीटली बर्न हो जाएगा मतलब CO2 और H2O चला गया। आप देखते हैं ना पेपर को जलाते हैं, आप जब पहले जलाते हैं तो क्या हो जाता है? पूरा कार्बन ब्लैक, और उस कार्बन ब्लैक को और जलाए तो हाई टेम्परेचर पे धीरे धीरे ग्रे होता है, ग्रे होकर पूरा गायब हो जाता है। एक्चुअली क्या हुआ? पेपर जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, कार्बोहाइड्रेट। जब आप उसको जलाते हैं, सेल्यूलोज है नो, आप उसको जलाते हैं तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन उड़ जाता है, सिर्फ कार्बन रह जाता है ब्लैक। और जलाते हैं उसको तो इन्वायरमेंट में से ऑक्सीजन लेकर वो कार्बन क्या बन जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, और बन के उड़ जाता है। आप सोचते रहते पेपर कहां गया? अरे समझा क्या? मतलब पूरा का पूरा वो गैस में कन्वर्ट हो गया। बबली इधर देखो। अरे नाम देना है ना थोड़ा, नए तो बॉयज गर्ल्स इक्वल है ना अपने पास, बराबर है। हाँ चलो सब लोग जरा ध्यान से, ये लाड़ वाले नाम रहते ना घरों में जो चलते। हाँ हाँ, तो अब पूरा का पूरा वाटर यहाँ एब्जॉर्ब हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड इधर एब्जॉर्ब हो गया। अब क्या करेंगे? हम इसका कनेक्शन ओपन करेंगे, फिर से वेट करेंगे, तो अपने को वाटर और CO2 का वेट मालूम पड़ जाएगा ना। एक्सपेरिमेंट के बाद वाला वेट माइनस एक्सपेरिमेंट से पहले वाला वेट, समझा? तो उससे उस सब कौन सा वेट मिलेगा? वेट ऑफ वाटर। अरे समझा क्या नहीं है? पहले हमने लिया था सिर्फ KOH वाली U ट्यूब, बराबर है, जो U शेप ट्यूब है उसका पहले वेट कर लिया था। एक्सपेरिमेंट के बाद अंदर कितना वाटर भर गया अपने को पता चलेगा ना, कितना से अंदर जो है डिपॉजिट हुआ, कितना एब्जॉर्ब हुआ। समझा आपको? तो फाइनल वेट जो रहेगा उसमें से इनिशियल माइनस कर दो तो अपने को किसका वेट मिलेगा? कितना वाटर है और दूसरे में कितना कार्बन डाइऑक्साइड। समझा? तो हम यहां कंसीडर करते हैं कि अपने को वाटर मिला है H2O, कितना मिला है अपने को? M1 ग्राम। कितना मिला है? जनरल बात कर रहे हैं ना अपन, M1 ग्राम, वो जितना भी रहेगा 0.2 ग्राम, 0.3 ग्राम, ठीक है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है कंसीडर करो अपने को कितना मिला? M2 ग्राम। कितना मिला? M2 ग्राम। बस इस वेट से अपन परसेंटेज निकाल सकते हैं कि इसके अंदर कितना है। यही तो मैथमेटिक्स की खूबी है। साइंस और मैथ्स जब मिलते हैं तो ये कंप्लीट साइंस होता है। मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। आराम से पढ़े रहो, अपनी क्लास है, एकदम आराम से, ठीक है। सब लोग जरा ध्यान से देखो, अरे आराम से आराम से, अरे शर्मा मत, अपनी क्लास एकदम, ठीक है। हाँ सब लोग जरा ध्यान से। कैसे मालूम करते हैं? क्योंकि शुरू में जो हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया वो कितना है? M ग्राम। अब एक बेसिक की तरफ हम जाएंगे, जो मैंने आपको लर्न करवाया था, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, याद है आपको? तो मैंने कहा था कि अगर एक कार्बन का मास है 12 और ऑक्सीजन का मास है 16, तो कार्बन डाइऑक्साइड में आप मुझे बताइए कितने ऑक्सीजन है? ओके, एक ऑक्सीजन का मास है 16, तो दो का कितना रहेगा? 32। इसमें कार्बन कितना है? एक। तो यहाँ कार्बन का मास है 12, कितने कार्बन है? एक, तो कितना आएगा? 12। दोनों को ऐड करेंगे तो 44। 44 एटॉमिक मास यूनिट होता है। 44 क्या होता है? लेकिन जब हम मोल में लेते तो क्या बोलते हैं उसको? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। याद है क्या? मतलब हम बोल सकते हैं कि 44 ग्राम्स, 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कितना? 1 मोल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। कंटेन्स कितना कार्बन? अरे भाई 44 में कार्बन कितना है? 12 ग्राम रहेगा। अरे बराबर है कि नहीं है? तो हम ऐसा लिख सकते हैं 44 grams of carbon dioxide contains 12 grams of carbon। अपने को प्रैक्टिकली कितना मिला कार्बन डाइऑक्साइड? M2 ग्राम। तो हम बोल सकते हैं कि M2 grams of carbon dioxide contains how much carbon?
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये इंटू ये अपॉन ये, तिरछा जरा, अरे मालूम है कि नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इससे हम वेट निकाल सकते हैं, तो हम वेट निकाल सकते हैं, वेट ऑफ कार्बन इज इक्वल टू, ग्राम में आएगा, ठीक है, वेट ऑफ कार्बन इन ग्राम, लिख दूं यहां पर, वेट ऑफ कार्बन इन ग्राम्स, कितना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, m2 इंटू 12 अपॉन 44, इतना आया। अब किसी का परसेंटेज निकालना है तो उसका फॉर्मूला तो पता है ना आपको, इंटू 100 अपॉन टोटल, याद है कि नहीं आपको, किसी का भी परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 अपॉन टोटल, तो इसको इंटू 100 करेंगे और अपॉन टोटल, टोटल मास कितना था, m ग्राम, ऑर्गेनिक कंपाउंड का, समझा आपको। तो परसेंटेज ऑफ, यहां लिख दूं, परसेंटेज ऑफ कार्बन का फॉर्मूला हो गया कितना बोलो, m2 इंटू 12 इंटू 100 अपॉन 44 इंटू m। क्वेश्चन में m और m2 आपको दिया जाएगा, ये फॉर्मूला तो फिक्स है, तो निकाल सकते हैं कार्बन का परसेंटेज, यस निकाल सकते हैं। सेम जैसे हमने यहां पर इसका देखा है, कार्बन डाई ऑक्साइड का, थोड़ा सा, हाँ यहां इसको अलग कर देते ताकि आपको समझ में आए अच्छे से। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, क्या सब लोग तैयार हैं, क्या सब लोग जाग रहे हैं, चलिए। वाटर H2O, इसमें ऑक्सीजन कितना है, एक, उसका मास कितना है 16, 16 इंटू 1 16। हाइड्रोजन कितना है, दो, मास कितना है 1, 1 इंटू 2 2, कितना है यहाँ 18, तो 18 मोलार मास है वाटर का, वाटर का मोलार मास कितना है 18, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का कितना था 44, ये इसका 18 है। लेकिन 18 अगर हमने ग्राम में लिया, समझो 18 ग्राम ऑफ वाटर, तो उसमें अपना हाइड्रोजन कितना ग्राम रहेगा 2 ग्राम, तो हम बोल सकते हैं 18 ग्राम्स of water contains how much gram, 2 grams of hydrogen, बोल सकते हैं, यस दिख रहा है ना उसमें, अरे दिख रहा है, ठीक है, 18 grams of H2O contains 2 grams of hydrogen। तो अब सवाल है कौन, M1, अपने को वाटर कितना मिला है M1 grams of water contains how much, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जरा ध्यान से देखो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, M1 इंटू 2 अपॉन 18, तो वेट ऑफ हाइड्रोजन इन ग्राम्स कितना आएगा बोलो, M1 इंटू 2, M1 इंटू 2 अपॉन 18। चलो परसेंटेज अब निकालना है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, तो ऊपर 100 आएगा, M1 इंटू 2 इंटू 100 अपॉन 18 इंटू M। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। ये कार्बन के लिए, वो हाइड्रोजन के लिए M और M1 आपको देगा, बाकी सब फिक्स है, ठीक है, ओके। जैसे कार्बन और हाइड्रोजन का हम निकाल सकते हैं, जैसे कार्बन और हाइड्रोजन का निकाल सकते हैं, वैसे अदर एलिमेंट्स का भी हम निकाल सकते हैं परसेंटेज। जैसे हमने एक देखा था, आपको याद होगा कैरियस मेथड, याद है आपको, कैरियस मेथड था फॉर हैलोजन यानी क्लोरो, ब्रोमो एंड आइडो, एंड फॉर सल्फर, सल्फर के लिए भी था, ओके, ये भी हम देखेंगे, अभी इधर ही लिख देता हूं मैं, एंड सल्फर, ये अलग है लेकिन ना हैलोजन में नहीं है, ठीक है, ओके। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या किया जाता है, एक ग्लास ट्यूब ली जाती है, ये ग्लास ट्यूब में अपन लेते हैं अपना सैंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें ऐड करते हैं हम लिटिल अमाउंट ऑफ
AgNO3, नाइट्रिक एसिड HNO3, ओके, सोडियम, यहां पर साइड आर्म होता है इसको ऐड करने के लिए, ठीक है। फिर इसको हीट किया जाता है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर, ओके। यहां पर अपने को जो याद है आपको रिएक्शन NaCl, उसमें AgNO3 डाला तो क्या बना था, AgCl बना था। क्या कलर था उसका, तोबा, वाइट। और AgBr का, इधर देखो, AgBr का कलर क्या था, बोले इब्राहिम, AgBr का कलर क्या था, तीन मिले थे अपने को, AgCl, AgBr, AgI। क्वांटिटी टेस्ट में लास्ट लेक्चर में रिवीजन भी नहीं किया ना, वीडियो रहने के बाद भी, और पढ़ाई कर रहे बोल रहे बच्चे। देखो AgCl का कलर क्या था अब्दुलरहमान, तोबा। हाँ, खड़े रहने वाले लोग बोलो, एक को भी नहीं मालूम, टेस्ट है आप लोगों का, वाह क्या बात है। हाँ, वाइट। और AgBr का कौन है, ब्राउन, ब्राउन मैन कौन है वो, तोबा, येलोइश वाइट था। और AgI का कितना था, AgI क्या था, सबको उठा के पटक देना, एक को भी नहीं मालूम, येलो कलर, मैंने एग्जांपल भी दिया आपको उसके। तो AgCl, अगर यहां पर अपने कंपाउंड में Cl प्रेजेंट है, अगर कंपाउंड में Cl प्रेजेंट है तो यहां अपने को जो कंपाउंड मिलेगा वो कौन सा रहेगा, AgCl। AgCl व्हाइट कलर होता है, हमने ये क्वालिटी टेस्ट में देखा था। और अगर AgBr है तो कलर होता है येलो, येलोइश व्हाइट। और अगर AgI रहा तो कलर मिलता है येलो। 2 दिन पहले का याद नहीं है, कितनी शर्म की बात है, ठीक है। चलो, और आप पढ़ाई कर रहे बोल रहे, बहुत पढ़ाई कर रहे, कितनी पढ़ाई कर रहे, घर पे सुबह से बैठ रहे, शाम में बैठ रहे, कहाँ बैठ रहे पता नहीं, ठीक है। इधर देखो, चलो इधर देखो। अब यहां पर अगर AgCl अपने को व्हाइट PPDs में मिल जाती है तो उसको हम कैसे पहचानेंगे। फॉर एग्जांपल, चाहे AgCl हो, AgBr हो, AgI हो, यहां पर इनका जो अमाउंट मिल रहा है, फॉर एग्जांपल कितना मिल रहा है अपने को, M1 ग्राम ऑफ AgCl अपने को मिल गया। अगेन ऐसे ही करना है, बिल्कुल बेसिक, जैसे Ag का मास है 108 और Cl का मास है 35.5, टोटल कितना आएगा, 8 और 5 13, 143.5 AgCl का मास है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 143.5 ग्राम्स अगर हमने AgCl लिया, अभी लिया नहीं, अपने को ऐसे कंसिडर करना है, तो उसमें Cl कितना रहेगा, 35.5 ग्राम्स ऑफ Cl, बराबर है 35.5 ग्राम्स ऑफ क्लोरीन रहेगा उसमें। तो अपने को प्रैक्टिकली कितना मिला हुआ है, M1, कितना मिला है, ये इसके अंदर ट्यूब में अपने को M1 मिला है। तो हम बोलेंगे M1 ग्राम्स ऑफ AgCl कंटेन्स हाउ मच क्लोरीन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जिससे अपने को मिलेगा मास यानी वेट ऑफ क्लोरीन, कितना मिलेगा, M1 इंटू 35.5 अपॉन 143.5, ये मास मिला अपने को। परसेंटेज निकालने का तो इंटू 100 अपॉन M, तो बहुत सिंपल है, इजी है। अपन यहां पर इसको लिख देंगे, ये है अपना फॉर्मूला के परसेंटेज ऑफ क्लोरीन, M1 इंटू 35.5 इंटू 100 अपॉन, यस, 143.5 इंटू M, ये बन जाएगा अपना फॉर्मूला। सेम ये था फॉर AgCl। फॉर AgBr, अगर AgBr हो तो अगेन वो भी एज ए M1 कंसिडर किया जाएगा, जो प्रैक्टिकली मिलेगा अपने को, ठीक है। Ag का मास कितना है 108, C और Br का मास कितना होता है 80, याद कर लेने का, 188। तो हम बोल सकते हैं 188 ग्राम्स ऑफ
AgBr contains how much bromine? 80 grams of bromine. तो हम बोलेंगे कि M1 ग्राम contains M1 grams of AgBr contains how much? M1 मतलब जो प्रैक्टिकली मिलेगा अपने को दिया जाएगा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से आ जाएगा, तो अपन डायरेक्ट परसेंटेज वाला फॉर्मूला लिख सकते हैं. यस, परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन क्या रहेगा? M1 इंटू 80 इंटू 100 अपॉन 188 इंटू M और M1 आपको दिया जाएगा. सिंपल. सेम आप निकाल सकते हैं किसका? AgI. Ag का कितना है? 108. पप्पू इधर देखो. और I का कितना है बोलो? 127. 127. याद रखने का, ये आगे काम आएंगे सब, ठीक है. चलो हाँ बोलो, बोलो ना. अच्छा एयर पकड़ लिए थे, ठीक है. कितना हो गया अब ये? अब ये 5 3 235. 235 ना? कितना? तो वही कहानी फिर से दोहराएंगे. 235 grams of AgI contains 127 grams of आयोडीन. तो हम बोलेंगे कि M1 ग्राम कंटेन्स हाउ मच? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, परसेंटेज डायरेक्ट निकालते हैं हम. परसेंटेज ऑफ आयोडीन M1 इंटू 127 इंटू 100 अपॉन 235 इंटू M, परसेंटेज ऑफ आयोडीन. समझा? तो कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यहां तक आ गए अपन. ओके, फोटो और पॉज करने का. अभी जरा ध्यान से देखिए आप लोग. अब नाइट्रोजन के एस्टिमेशन के लिए हम बढ़ रहे हैं. इसके दो मेथड दिए गए हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है और दोनों पर बहुत बार क्वेश्चन आए, इसलिए आप लोग जरा ध्यान से देखना है. पहला है ड्यूमास मेथड. फर्स्ट वन इज नेम ए साइंटिस्ट. ओके, ड्यूमास मेथड बहुत सिंपल है. कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा ध्यान से देखना है. ड्यूमास मेथड. So with the help of Dumas method, we can calculate the estimation. We can estimate the nitrogen from the given organic compound in the form of nitrogen N2. नाइट्रोजन के फॉर्म में हम उसको एस्टिमेट कर सकते हैं. कैसे? जरा ध्यान से देखो. जैसे नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में, इसमें हम लेंगे सेम एक ग्लास ट्यूब जो लिग्विड मेथड में थी, सेम वैसे ही देखिए आप, कंस्ट्रक्शन सेम है. एक हार्ड और टफ जो है डिश में ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया जाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड. फिर इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कंसिडर करते हैं m ग्राम्स. कितना? m ग्राम्स. और इसको हम हीट करेंगे, ठीक है. अब यहां पर इसको हीट किया जाएगा एट हाई टेम्परेचर. अगेन यहां पर फिल्टर लगे हुए हैं ताकि वो इम्प्यूरिटी को रोक दे. ओके, और यहां पर ओनली नाइट्रोजन गैस, इफ इट इज अवेलेबल, इट विल पास थ्रू दिस ट्यूब, थ्रू दिस पाइप, एंड अगेन दिस पाइप इज कनेक्टेड विथ अ ग्लास ट्यूब कंटेनिंग KOH solution. इसमें KOH solution, aqueous KOH solution लिया जाएगा. aqueous KOH solution. जरा ध्यान से देखिए सब लोग. ये बराबर नहीं बन रहा है आज, क्या बात है? ओके, हाँ ये पान खाने वाले जरा आराम से बैठो, पिच मत करो, ठीक है. ये ग्लास ट्यूब है, इसमें लिया हुआ है KOH सोल्यूशन. ओके, विच सोल्यूशन? मैंने अभी बताया KOH की एबिलिटी क्या है, किसको एब्जॉर्ब करने का? वाटर. तो अगर इसमें वाटर वेपर्स आ जाते हैं नाइट्रोजन के साथ में, तो उसको वो एब्जॉर्ब कर लेगा. नाउ दिस इज अगेन कनेक्टेड विथ अ ट्यूब दैट इज कनेक्टेड विथ अ मेजरिंग ट्यूब.
ग्रेजुएटेड ट्यूब जिसमें मार्किंग होती है ml के अंदर, मतलब ये यहां पर हम उसको चेक कर सकते हैं कि कितना यहां पर KOH का लेवल बढ़ा है। कैसे, अभी मैं बताता हूं आपको। अब यहां पर फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन गैस तैयार होती है और नाइट्रोजन गैस यहां से तैयार होकर बुड़बुड़ 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 उसके बबल्स आना शुरू हो जाएंगे, आपको नजर आएगा। अब नाइट्रोजन गैस यहां कलेक्ट होना शुरू हो जाएंगी। जब नाइट्रोजन यहां गैस कलेक्ट होना शुरू हो जाएगी, वहां ऑलरेडी कोई ना कोई गैस रहेंगी ना। अरे भाई, वहां एम्प्टी वैक्यूम थोड़ी रहेगा, कुछ ना कुछ गैस रहेंगी ना। अब वो एम्प्टी स्पेस को जब अपना नाइट्रोजन, एम्प्टी मतलब वहां कोई ना कोई गैस है, ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। अब ये एक्स्ट्रा नाइट्रोजन गैस जब वहां जाएंगी तो उसको जगह चाहिए ना, तो वो क्या करती है, इस लिक्विड को प्रेशराइज करती है, ऊपर से पुश करती है। ये लिक्विड की सरफेस को वो पुश करेंगी, जिससे क्या होगा, इधर साइड जो मेजरिंग सिलेंडर में लिक्विड है उसका लेवल ऊपर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो यहां मार्किंग में अपन चेक कर सकते हैं ना कितने ml ऊपर आया, उससे पता चलेगा यहां पर कितने ml नाइट्रोजन आया। समझा? बट इट इज नॉट द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन। यहां जो नाइट्रोजन कलेक्ट हो रही है कितने ml में कनेक्ट हो रही है, ये मार्किंग से पता चलेगा अपने को। ऊपर समझो 25 ml आ गई, तो इधर 25 ml ऊपर हो जाएगा, क्योंकि वो उसको प्रेशराइज करके ढक लेंगी ना नीचे। अरे बोलो ना, धक्का देगी ना उसको वो, तो इधर का लिक्विड का लेयर ऊपर बढ़ेगा, अपर लेयर, जिससे आप पहचान सकते हैं सरफेस ऊपर जा रहा है, मतलब यहां पर कोई ना कोई गैस आ रहा है। 25 ml 50 ml जो भी आ गया, बट इट इज नॉट द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन। क्यों? क्योंकि अपने को पता है गैस के प्रॉपर्टीज में अपन ने देखे, गैस डू नॉट हैव डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम। गैस का ना कोई फिक्स शेप होता है ना फिक्स वॉल्यूम होता है। मतलब अगर आप 1 लीटर गैस को एक 2x2 सेंटीमीटर के मेटल बॉक्स में जमा करना चाहे तो कर सकते हैं, प्रेशराइज करके। उसी आप 2 लीटर गैस को अगर बड़े 10 लीटर के जो है सिलेंडर में डाल देंगे तो उसमें भी फैल जाएंगी वो, तो उसका वॉल्यूम कोई फिक्स नहीं है ना। तो एक्चुअल वॉल्यूम क्या होता है, फिर साइंटिस्ट उसके लिए बोलते हैं कि स्टैंडर्ड वॉल्यूम इज एक्चुअल वॉल्यूम। और फिर साइंटिस्ट बोलते हैं कि स्टैंडर्ड वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे, तो साइंटिस्ट उसके लिए डेफिनेशन देते हैं। वो सिंपली ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि अगर नॉर्मल, या जिसको बोलते हैं STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, आपको तो पता है ना, गैस को गर्म करेंगे तो फैलती है, ठंडा करेंगे तो सुखड़ेंगी। अरे बराबर है कि नहीं है? तो साइंटिस्ट बोलते हैं जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर यानी STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, इस कंडीशन में जो गैस अवेलेबल है जिस वॉल्यूम में, वो उसका वॉल्यूम रहता है। और स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या है, STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है 273 केल्विन होना चाहिए, यानी 0 डिग्री, एंड स्टैंडर्ड प्रेशर होता है 760 mm ऑफ Hg। जैसे थर्मोमीटर में अपन नापते ना मर्क्यूरी की हेल्प से, वैसे बैरोमीटर आता है प्रेशर को नापने के लिए। और बैरोमीटर में अगर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज हुआ तो अंदर का मर्क्यूरी 760 यानी 760 mm फैल जाता है। समझा आपको? अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में 1 atm से या 0 से 1 atm तक अगर अपन आए, 0 प्रेशर से 1 एटमॉस्फेयर, तो अंदर बैरोमीटर में वो मर्क्यूरी कितना फैलता है, 760 mm यानी 76 सेंटीमीटर। समझा आपको? तो ये एक प्रेशर की पहचान। तो स्टैंडर्ड प्रेशर क्या है यहां पर, 760 mm ऑफ Hg। ये आपको याद करना है। फिर आपको याद होगा, हमने पढ़े थे सम बेसिक कंसेप्ट में एक पॉइंट, प्रेशर, बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ, याद है? 100 साल पहले की बात है, जाने दो, हम बाद में उसको रिपीट करेंगे। उसमें चार्ल्स और बॉयल्स के लॉ को मिलाकर एक लॉ बनता है जिसमें हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर को कंपेयर कर सकते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। कैसे? P0 V0 अपॉन T0 इज इक्वल टू P1 V1 अपॉन T1। अगर किसी जगह पर नॉर्मल कंडीशन में, ऐसे कंडीशन में कोई गैस का वॉल्यूम आपको पता चल जाए, प्रेशर पता चल जाए वहां कितना है, टेम्परेचर कितना है पता चल जाए, तो आप ये वैल्यूज से की हेल्प से स्टैंडर्ड वॉल्यूम या प्रेशर वगैरह सब निकाल सकते हैं। जैसे अभी अपने को निकालना है स्टैंडर्ड
स्टैंडर्ड वॉल्यूम। क्या निकालना है अपने को? नाइट्रोजन का, यहां नाइट्रोजन जो जमा हुई इसका अपने को स्टैंडर्ड वॉल्यूम निकालना है। और ये जो यहां जो गैस जमा हुई है ये कौन है? V1। स्टैंडर्ड नहीं है वो, क्योंकि वो सुकड़ी हुई भी हो सकती है और एक्सपांडेड भी हो सकती है ना। अभी ये स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है ना, हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रहा है, 300 400 जो भी रहेगा वहां पर, ठीक है। तो यहां पर अभी जो वैल्यू है वो V1 है। क्या है वो? और स्टैंडर्ड कौन है? V0 या V0 बोलते हैं इसको। तो V0 स्टैंडर्ड है। अगर स्टैंडर्ड चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? T0 को ऊपर भेजो और P0 को नीचे भेजो। क्या बन जाएगा फॉर्मूला? V0 इज इक्वल टू P1 V1, ऊपर गया T0, नीचे T1 इंटू P0। T0 आपको याद है, ये T0 है स्टैंडर्ड। P0 आपको याद है, ये है स्टैंडर्ड। समझा आपको? V1 जो कलेक्ट करे आपने, वो कैसे पता चला? कितने ml ऊपर गया लिक्विड, उससे पता चलेगा कितना नाइट्रोजन मिला, V1। T1 आप थर्मोमीटर से मालूम कर सकते हैं, रिएक्शन जहां पर हो रही है टेम्परेचर कितना है, वो आपको क्वेश्चन में देगा सब। P1 बैरोमीटर से मालूम कर सकते हैं कि यहां पर अभी प्रेशर कितना है। समझा आपको? ये सब आपको क्वेश्चन में देगा, ये सब क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। सिर्फ इतना याद रखो, P1 जो होता है ना डायरेक्ट नहीं देता है, P1 डायरेक्ट नहीं देता है, वो देता है आपको P, उसमें से माइनस करना पड़ता है A। P इज द प्रेशर, P इज द, यहां जो प्रेशर तैयार हो रहा हो प्रेशर, और A है एक्वियस टेंशन। क्या है A? एक्वियस टेंशन। एक्वियस टेंशन मतलब ये लिक्विड का जो लेयर है, ये लिक्विड अगर पतला रहा, डेंसिटी कम है, तो बहुत जल्दी प्रेशराइज करेगा ना नाइट्रोजन उसको। लेकिन अगर ये लिक्विड गाढ़ा रहा, हनी की तरह, तो गैस उसको ज्यादा पुश कर सकती है क्या? अरे बोलो ना, कर सकती है। मतलब उसकी डेंसिटी, सरफेस टेंशन भी इंपॉर्टेंट है ना इसके अंदर, तो उसको एक्वियस टेंशन लिया जाता है, वो भी दिया हुआ रहता है। तो गिवन प्रेशर माइनस एक्वियस टेंशन से आपको क्या मिलेगा? P1। तो सब मिल जाएगा क्वेश्चन में। V0 निकालना है, लेकिन V0 निकला मतलब स्टैंडर्ड वॉल्यूम निकला। क्या निकला? अपने को परसेंटेज चाहिए ना। अब इनको बोलते साइंटिस्ट, देखो ये वॉल्यूम की हेल्प से वेट निकालते हैं और वेट से परसेंटेज निकालते हैं। कैसे? एक बेसिक, जरा ध्यान से देखो। जैसे हमने लर्न किया था कि ग्राम मोलार मास ऑफ एनी कंपाउंड इज इक्वल टू 1 मोल। याद है क्या आपको? किसी भी सब्सटेंस का जो ग्राम में मास होता है वो क्या होता है? 1 मोल। तो वैसे ही साइंटिस्ट बोलते हैं कि 1 मोल ऑफ एनी गैस, 1 मोल ऑफ एनी गैस, एनी गैस बोले तो एनी कोई भी, हाँ, नहीं तो आप बोलेंगे एनी क्या रहती है? अरे समझे क्या? अरे समझा क्या? हाँ, कुछ रहते महान, ग्रेटेस्ट। 1 मोल ऑफ एनी गैस कंटेन 22.4 to 22.4 लीटर, जिसको क्या बोलते हैं? डीएम क्यूब। लीटर मतलब डीएम क्यूब, डेसीमीटर क्यूब। किसी भी 1 मोल सब्सटेंस का गैस में वॉल्यूम कितना बनता है? 22.4। और मिलीलीटर में 3 पॉइंट राइट में लेके जाना पड़ेगा, 22400 ml, जिसको क्या बोलते हैं? सीएम क्यूब। ml मतलब सीएम क्यूब। किसी भी गैस का 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास, जब आप उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं तो उसका वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर, या ml में 22400 मिलीलीटर। नाइट्रोजन लिया आपने 1 मोल। क्या लिया आपने? 1 मोल नाइट्रोजन। तो अब बोलो ना, 1 मोल नाइट्रोजन का मास कितना होगा? नाइट्रोजन का मास कितना है? हाँ, 14। तो इसका कितना होगा मास? 2 है ना, नाइट्रोजन में N2 में 2 रहते ना, अरे N2 में 2 रहते ना, तो 14 तो 1 मोल ऑफ N2 मतलब 28 ग्राम्स। कितना? 28 ग्राम्स। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि 1 मोल मतलब 22400 ml एंड 22400 ml मतलब 28? एक मोल में है ना दोनों भी, और दोनों का मतलब 1 मोल है ना। तो हम ऐसा कह सकते हैं
22400 cm³ मतलब मिलीलीटर, cm³ मतलब मिलीलीटर ऑफ नाइट्रोजन। अरे बोले ना, 22400 cm³ ऑफ नाइट्रोजन कंटेन्स कितना ग्राम? 28 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन। तो अपने को कैलकुलेशन में कितना मिला नाइट्रोजन का वॉल्यूम? V नॉट। कितना मिला? जो भी आंसर आएगा तो हम बोल सकते हैं कि V नॉट cm³ ऑफ नाइट्रोजन कंटेन्स हाउ मच? तो इससे मिलेगा आपको वेट ऑफ नाइट्रोजन। बोलो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, V नॉट इंटू 28 अपॉन 22400 cm³। ठीक है, परसेंटेज निकालना है तो V नॉट इंटू 28 इंटू 100 अपॉन 22400 इंटू m स्टार्टिंग का वेट लेना पड़ेगा ना, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बाय ड्यूमास मेथड। समझा क्या? तो फोटो और स्टॉप। कल देखेंगे हम जेल्डाल्स मेथड, इंपॉर्टेंट है।